Hello students, welcome to Easy Nursing Lectures. So today we'll study about our third part of the musculoskeletal system and today we'll cover healing of bone कि कैसे जो bone है वो heal होती है अगर फ्रैक्चर हो जाए bone का. ठीक है, तो अगर हम बोन फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास काफ़ी फर्दर टाइप्स आते हैं, बट आज हम तीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ सिंपल, कंपाउंड एंड पैथोलॉजिकल. ओके, सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट सिंपल. जो सिंपल हमारा बोन फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है, जब बोन ब्रेक होती है तो उसके जो एंड्स होते हैं वो प्रोट्रूड नहीं होते स्किन से, मतलब कि वो स्किन से बाहर नहीं निकलते हैं. ठीक है, अंदर ही रहते हैं वो जो ब्रेक हुए पार्ट्स होते हैं बोन के या एंड्स होते हैं. ठीक है, फिर अगर बात करें हम कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है कि जो हमारे बोन के एंड्स हैं, जैसे कि ये बोन है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ये हमारे बोन के एंड्स हैं, ये हमारी स्किन है. ठीक है, तो ये जो बोन के एंड्स हैं ये प्रोट्रूड तो नहीं हुए ना, तो दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल फ्रैक्चर. और जब ये वाले जो एंड्स हैं वो स्किन के बाहर प्रोट्रूड कर जाएं, किसी भी कारण की वजह से स्किन के बाहर प्रोट्रूड कर जाएं, तो वो हमारा होता है कंपाउंड. दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड, जब हमारे बोन के जो एंड्स हैं वो बाहर स्किन से प्रोट्रूड कर जाते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आता है थर्ड टाइप, पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद एनी पैथोलॉजी. ठीक है, पैथोलॉजी मतलब कि कोई भी डिसीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स है वो वीक हो गई हैं और उसकी वजह से लॉस ऑफ बोन डेंसिटी हो गई है और हमारी जो बोन है वो टूटना स्टार्ट हो गई है. ठीक है, किसी भी बीमारी की वजह से जब बोन टूटती है, बोन का फ्रैक्चर होता है, तो हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल बोन फ्रैक्चर. ओके, सो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं बोन के फ्रैक्चर के. तो अब हड्डी टूटी, ठीक है, तो अब हील कैसे होगी वो बोन, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम हीलिंग ऑफ बोन की बात करें तो ये कुछ स्टेप्स में होता है, मतलब कुछ स्टेजेस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा. फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमा. तो हीमोटोमा बेसिकली, हीमाटोमा क्या होता है, एक क्लॉट होता है. ठीक है, क्या होता है, जो भी हमारी बोन ब्रेक हुई है, बोन के एंड्स जो भी ब्रेक हुए हैं, तो हीमाटोमा मतलब कि कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड, जो जम जाता है ब्लड, उसकी जो कलेक्शन हो जाती है वो उन दोनों एंड्स के बीच में हो जाती है. जैसे कि ये है, अगर बोन है यहाँ से ब्रेक हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, वो कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हीमाटोमा फॉर्म हो जाएगा उन ब्रोकन एंड्स के बीच में. तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है हमारा कि जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या बोन एंड्स जो भी ब्रेक डाउन हुए हैं तो उनके बीच में हमारा क्लॉटेड ब्लड की कलेक्शन हो जाती है. दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हीमाटोमा. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन. अब जब भी हमारी बॉडी में कोई अबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है या कोई एंटीजन होता है या कुछ भी एंटर होता है तो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हमारी बॉडी का चालू हो जाता है जिसकी हेल्प से वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है. तो वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन प्रोसेस. तो इन्फ्लामेशन तो उस साइट पर होगी ही होगी. ठीक है, अब जब इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे एक्सुडेट आते हैं. ठीक है, एक्सुडेट बेसिकली फ्लूइड कलेक्शन होता है, तभी स्वेलिंग होती है ना वहाँ पे. तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे सेल्स होते हैं. तो साथ में क्या होगा, इसमें मैक्रोफेजेस होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफेजेस. अब मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, जो भी फॉरेन चीज़ें हैं, जो भी डेड चीज़ है उसको एलिमिनेट करना. ठीक है, तो जो डेड बोन टिश्यू फ्रेगमेंट्स होंगे या वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू जो भी ब्रेक डाउन हुए हैं उनके फ्रेगमेंट्स होंगे जो डेड है, जिनका कुछ काम नहीं है, बस वेस्ट है वहाँ पे. तो उन चीज़ों को जो मैक्रोफेज है वो फेगोसाइटोज करेगा, मतलब उनको हटा देगा, वहाँ से किल कर देगा उन चीज़ों को, उन डेड फ्रेगमेंट्स को बोन के. ठीक है, और इस सारे प्रोसेस में कितना दिन लगता है, अप्रॉक्स 5 डेज लगते हैं. अब आपको पता है कहीं भी चोट लगती है तो खून तो इमीडिएटली आ जाता है. ठीक है, क्लॉट भी कुछ मिनट्स के अंदर अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर क्लॉट फॉर्मेशन भी हो जाती है. ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन होती है. उसके बाद इन्फ्लामेशन का जो भी अंदर का प्रोसेस है वो मैक्रोफेज वो किल कर रही है. ठीक है, और ये सारा कितना टाइम लेता है, 5 डेज, अप्रॉक्स 5 डेज लेता है. साथ के साथ क्या होते हैं, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी आते हैं. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का अब क्या काम है, कौन होते हैं, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है
वो बेसिकली फाइबर ब्लास्ट जनरेट करते हैं, फाइबर्स को जनरेट करते हैं। फाइबर्स कौन सा, कोलेजन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इन सबको ये मतलब इनको फॉर्म करता है, फाइबर्स को फॉर्म करता है। तो अब कोलेजन वगैरह आएगा, ठीक है, मैट्रिक्स आएंगे वहाँ पे, तो वो न्यू कैपिलरीज को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई मिल रही थी इनको, वो तो टूट गई, ठीक है, तभी वो फट गई वो जो वेसल्स है वहाँ की, और तभी ब्लड वहाँ से ब्लीडिंग होने लग गई, है ना, तभी हमारा हीमाटोमा फॉर्म हुआ वहाँ पे। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे, ठीक है, कोलेजन निकालेंगे वहाँ पे, ग्रैन्युलेशन टिश्यूज वहाँ पे आएंगे, ठीक है, ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, वो कोलेजन्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, न्यू ब्लड वेसल्स बनाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके इनफ। ओके, तो फर्स्ट में हीमाटोमा बना, सेकंड में इन्फ्लामेशन हुई, साथ ही साथ एक्सुडेट आए, एक्सुडेट में मैक्रोफेजेस थे, ठीक है, जिन्होंने जो डेड बोन फ्रेगमेंट्स थे उनको सीन से डिलीट कर दिया, है ना। फिर हमारे पास आए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम क्या है, फाइबर्स को ब्लास्ट नहीं, फाइब्रोस को जनरेट करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, न्यू कैपिलरीज फॉर्म करी, ग्रेन्यूल्स बनाए, कोलेजन्स बनाए, मैट्रिक्स बनाए, है ना, तो जिसकी वजह से बोन की थोड़ी बहुत कंडीशन नॉर्मलाइज हुई, है ना। तो अब 2 स्टेप्स हो गए, अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आएगा। अब याद करो कितने सेल्स थे हमारे पास बोन के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो उनमें से बोन फॉर्मिंग कौन सा सेल होता था, ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या होता है, बोन को फॉर्म करना। तो यहाँ पे अब मेन रोल, मेन हीरो कौन बनेगा यहाँ के, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, बोन को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कार्टिलेज फॉर्म करेंगे वहाँ पे, ऑस्टियोइड्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारा ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे जाके काम करेगा। ओके, मतलब अब जब न्यू बोन वो फॉर्म करेंगे तो वो यूनाइट करेंगे जो ब्रोकन एंड्स है ना, जो हड्डी, जब यहाँ पे न्यू बोन वो फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रोकन एंड्स हैं, जो टूटे हुए एंड्स हैं, वो यूनाइट होने लग जाएंगे, वो आपस में मिलने लगेंगे, है ना। तो जो न्यू बोन फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलस, CALLUS, कैलस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो कुछ हफ्तों तक जो कैलस होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग मतलब कार्टिलेज भी सराउंड होने लग जाता है, ठीक है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी बोन सेल्स की, तो यहाँ पे मैं आई ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ टाइम जब बोन बन जाती है, बनती रहती है, वो ऑस्टियोब्लास्ट उसके अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, वो ऑस्टियोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता था, हमारे जो मतलब कार्टिलेज है वो स्लोली बोन बन जाती है, ठीक है, बोन में वो कन्वर्ट हो जाती है, कार्टिलेज धीरे धीरे मैच्योर होता है और वो बोन की फॉर्म ले लेता है, कंपैक्ट बोन बन जाता है वहाँ पे। तो यहाँ भी वो सेम चीज़ होगी, अब देखते हैं वो कैसे होगी। अब क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट ने बोन बनाई, अब उसकी रीशेप होगी, उसकी रीमॉडलिंग भी होगी, ठीक है, वो भी इन्हीं का ही काम है। तो ओवर द टाइम क्या होता है, जो हमारी मेड्यूलरी कैनाल थी, ये हमारी बोन होती है, इसके सेंटर से मेड्यूलरी कैनाल होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा बोन मैरो होता था, तो वो मेड्यूलरी कैनाल भी ओपन हो जाएगी। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ बोन सेल्स या डेवलपमेंट ऑफ बोन पढ़ी थी, कि कैसे जो है मेड्यूलरी कैनाल बनती है। तो वो सारा अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि ये प्रोसेस में होता कैसे है। तो सेम वही मेड्यूलरी कैनाल भी बन जाएगी, टाइम के साथ साथ कुछ वीक्स लगेंगे या कुछ मंथ्स लगेंगे, ठीक है, जो बोन कम्प्लीटली हील हो जाएगी। और जो हमारा कैलस टिश्यू है, ये हमारा कौन सा पॉइंट बनता है, 4th पॉइंट बनता है, जो हमारा कैलस है, ठीक है, वो कम्प्लीटली कौन रिप्लेस कर जाएगा, हमारा कंपैक्ट बोन। कि कैलस में अभी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते थे, कैलस एक वीक स्ट्रक्चर है, तो वो हमारा टाइम के साथ साथ कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में वो किस में हार्ड मतलब कंपैक्ट टफ बोन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। और यूजुअली एक सोचने की बात है आपकी कि अब ये जो बोन बनी है, ये न्यू बोन जो फॉर्म हुई है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी दैन द
अदर वंस जो पहले ही बनी हुई है या जिनका कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। न्यू बनी चीज़ ज़्यादा देर टिक जाती है, तो पुराना घर ढह जाएगा, आंधी तूफान वगैरह आएगा ढह जाएगा। तो फ्रैक्चर होने के अब ज़्यादा चांस का होता है दूसरी साइड पर, यहाँ रेयर चांस होता है कि दोबारा फ्रैक्चर इसी जगह पे हो जहाँ पे नई बोन बनी है। बल्कि अगर अब चोट वगैरह अगर आप गिरते पड़ते हो कहीं पे, तो अब कहाँ फ्रैक्चर होने का डर है, किसी और साइड पे रादर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे न्यू बोन फॉर्म हुई है ना। तो एक ये बात होगी। स्टेप्स रिवाइज करें दोबारा से कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, हिमाटोमा फॉर्मेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट हैं जो कैलस फॉर्म करते हैं, और फोर्थ में क्या होगा, कैलस ओवर द टाइम कंपैक्ट बोन में चेंज हो जाता है। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ हीलिंग ऑफ बोन। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी बोन की हीलिंग है या फ्रैक्चर की हीलिंग है वो डिले हो जाती है, मतलब लेट हो जाती है। तो हमारे पास 4 कॉजेज़ आते हैं मेन, जिनकी वजह से जो हमारी बोन की हीलिंग है वो डिले हो जाती है। तो उनमें से फर्स्ट हमारे पास आता है डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई। अगर उस एरिया पे, ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही है या क्लॉगिंग हो गई है किसी चीज़ की, या ब्लॉक हो गई हैं वेसल्स, वहाँ पे नहीं जा रहा, वहाँ पे हाइपॉक्सिया क्रिएट हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो बोन की हीलिंग है, देखो अब वहाँ पे ना टिश्यूज़ पहुँच पाएंगे, ठीक है, ना न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो डेड एंड्स भी रिमूव नहीं होंगे और बोन हीलिंग में भी टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट तो यही है कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पा रही है बॉडी से, तो वो भी हमारा फ्रैक्चर को हील होने में डिले करेगा, ठीक है। सेकेंड है पुअर अलाइनमेंट ऑफ बोन एंड्स। अगर जो हमारा कैलस बन रहा है, ठीक है, या जो हमारा कार्टिलेज बन रहा है वो हमारा पुअरली अलाइंड है, आधा उधर को निकल गया आधा उधर को निकल गया है, बोन एंड्स अगर इरेगुलर है हमारे जो ब्रोकन हुआ है, तो कई बार क्या होता है कैलस किधर भी जाके मतलब उधर को जा रहा है आधा उधर को जा रहा है, पुअर अलाइनमेंट है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है चीज़। अलाइनमेंट होता है मतलब एक सीरीज़ में नहीं है, जैसे ऐसे ही होनी चाहिए ना बोन को, ऐसी ऐसी बोन थोड़ी चाहिए आपको कि इसकी अलाइनमेंट ही ना हो कुछ, है ना। तो पुअर अलाइनमेंट है अगर बोन एंड्स की, तो भी जो है हमारा फ्रैक्चर को हील होने में डिले हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है पुअर अलाइनमेंट। थर्ड था हमारे कंटिन्यूड मोबिलिटी ऑफ बोन्स। देखो फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर क्या लिखता है आपको, बेड रेस्ट लिखता है, ताकि आप उस बोन को इमोबाइल रखो, ज़्यादा उसे मूव मत करो, है ना। लेकिन आप फिर भी बात नहीं सुनते हो, इधर उधर जाते हो, ठीक है, वो बोन एंड्स को हिलाते रहते हो, जैसे हाथ पे फ्रैक्चर है इसको हिला दिया, इधर स्टेबल नहीं रखा, तो उसकी वजह से भी हमारा जो हीलिंग है बोन की वो डिले हो जाती है। तो आगे से याद रखना, इमोबाइल रहना, ठीक है। लास्ट वन आता है हमारे पास मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या आ सकते हैं, देखो कोई आपको बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है, या कोई सिस्टेमिक इलनेस है जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, ऐसी कोई सिस्टमैटिक इलनेस है, या ऑस्टियोपोरोसिस है ही चल रही है, तो वो भी एक रीज़न हो गया, है ना। या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है, जैसे आपको बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को, ठीक है, आप नहीं ले रहे हो, आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, तो ये सारे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डाइट हो गया, सिस्टेमिक इलनेस हो गया, तो ये सारे भी फैक्टर हैं जो कि हमारे बोन की हीलिंग को डिले कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ, डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई फर्स्ट, कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, पुअर अलाइनमेंट है, ठीक है, आप कंटिन्यू मोबाइल रख रहे हो, उसको इमोबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, और मिसलेनियस में आ गया हमारे पास डाइट अच्छी नहीं है, कुछ सिस्टेमिक इलनेस है, तो उस वजह से भी जो हमारी बोन की हीलिंग है वो डिले हो जाती है। ओके, थैंक यू।